नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारत की दो सबसे बुनियादी चीजों को समझने वाले हैं, हमारी जमीन और हम लोग, यानी टेरिटरी और सिटीजनशिप। सोचिए, एक देश की सीमाएं आखिर तय कैसे होती हैं और यहाँ का हकीकतन नागरिक कौन है? ये दोनों आपस में बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा संविधान इस नक्शे और नागरिकता का ताना बाना कैसे बुनता है। तो आज की इस चर्चा में हम 5 मुख्य हिस्सों पर बात करेंगे। पहला, राज्य और उनकी सीमाएं। दूसरा, हमारी क्षेत्रीय परिषदें या जोनल काउंसिल्स। तीसरा, नागरिकता की परिभाषा। चौथा, विभाजन और प्रवास के नियम। और आखिरी, नागरिकता का मिलना और खोना। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, राज्य और सीमाएं और नक्शे में होने वाले बदलाव। अब 1 मई 1960 का ऐतिहासिक दिन याद करते हैं, जब बॉम्बे को 2 हिस्सों में बांटा गया था, महाराष्ट्र और गुजरात। भाषा के आधार पर बनने वाला ये दूसरा राज्य था। पर क्या आप जानते हैं कि नक्शे में ये बदलाव आता कैसे है? हैरानी की बात यह है कि हमारी संसद राष्ट्रपति की सिफारिश पर महज एक साधारण बहुमत से, यानी एक सिंपल मेजॉरिटी से ही किसी भी राज्य का नाम, उसकी सीमा या क्षेत्र आराम से बदल सकती है। और इसकी कानूनी बारीकियां तो और भी दिलचस्प है। संविधान के आर्टिकल 4 के हिसाब से आर्टिकल 2 और 3 के तहत किए गए ऐसे भौगोलिक बदलावों को संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता। ये बस एक साधारण कानूनी प्रक्रिया से हो जाता है, जिसका असर सीधे अनुसूची 1 और 4 पर पड़ता है ना कमाल की बात? ये दिखाता है कि हमारी भारतीय सीमाओं का ढांचा कितना लचीला, कितना फ्लेक्सिबल है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, क्षेत्रीय परिषदें, जो इस विशाल देश को आपस में जोड़ती हैं। इन क्षेत्रीय परिषदों यानी जोनल काउंसिल्स का कानूनी फ्रेमवर्क समझना बहुत जरूरी है। सबसे रोचक पहलू ये है कि ये एक संवैधानिक नहीं, बल्कि ये एक संविधिक निकाय है, यानी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस विषय पर नियम और कानून बनाने का पूरा अधिकार केवल हमारी संसद के पास ही है। चलिए अब इनकी संरचना पर थोड़ा गौर करते हैं। ये ढांचा केंद्र और राज्यों के बीच एक बेहतरीन तालमेल बनाता है। हर एक जोनल काउंसिल में अध्यक्ष को मिलाकर 5 मुख्य सदस्य श्रेणियां होती हैं। इसकी अध्यक्षता हमेशा हमारे गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर करते हैं। उनके साथ उस जोन के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। साथ ही साथ हर राज्य से 2 और मंत्री और उस क्षेत्र में आने वाले सभी केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक भी इसका हिस्सा होते हैं। एकदम सॉलिड फ्रेमवर्क। आसान प्रशासन के लिए पूरे देश को संस्कृति और भौगोलिक स्थिति के आधार पर 5 जोन्स में बांटा गया है। उत्तरी क्षेत्र का मुख्यालय दिल्ली में है, पूर्वी क्षेत्र का मुख्यालय कोलकाता में है और दिलचस्प बात यह है कि बिहार भी इसी में आता है। मध्य क्षेत्र का प्रयागराज में, पश्चिमी क्षेत्र का बॉम्बे में और दक्षिणी क्षेत्र का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, नागरिकता की परिभाषा। सीमाओं के भीतर आखिर कौन है ये लोग? आखिर एक नागरिक और नागरिकता के बीच एक टेक्निकल अंतर क्या होता है? चलिए इसे क्लियर करते हैं। एक नागरिक वो निवासी है जिसकी देश और संविधान के प्रति पूर्ण निष्ठा होती है, पूरी लॉयल्टी होती है। वहीं दूसरी तरफ नागरिकता एक ऐसी स्थिति है जहां किसी व्यक्ति को संविधान द्वारा सभी राजनीतिक अधिकार पूर्ण रूप से प्राप्त होते हैं। तो सरल शब्दों में, एक आपका दृष्टिकोण है और दूसरा आपका कानूनी अधिकार। तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तब किसे नागरिक माना गया? आर्टिकल 5 इस बात को बिल्कुल शीशे की तरह स्पष्ट करता है। 26 जनवरी 1950 को जो लोग भारत में रह रहे थे, उनकी नागरिकता के 3 मुख्य आधार तय किए गए। पहला, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। और रोचक बात यह है कि इस नियम में माता पिता की राष्ट्रीयता यानी उनकी नेशनैलिटी मायने नहीं रखती। दूसरा, जो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत निवास कर रहे लोगों की संतानें हों। और तीसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो संविधान लागू होने से ठीक 5 साल पहले से भारत में सामान्य रूप से रह रहा हो। अब इस निवास का पैमाना क्या था? मैट्रिक बड़ा क्लियर है। उस 5 साल के दौरान हर साल कम से कम 182 दिन यानी लगभग 6 महीने भारत में रहना अनिवार्य था। चलिए चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, विभाजन और प्रवास और इससे जुड़े इतिहास के पन्ने। इस पूरी जटिल स्थिति को समझने के लिए हमें 3 ऐतिहासिक तारीखें याद रखनी होंगी। पहली डेट 1 मार्च 1947, जो प्रवासियों के लिए आर्टिकल 7 का मुख्य कट ऑफ बनी। दूसरी डेट 19 जुलाई 1948,
जिसने आर्टिकल 6 के तहत परमिट और पंजीकरण की शर्त को तय किया। और अंत में 26 जनवरी 1950, जब हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। यही वो डेट्स हैं जिन्होंने उस वक्त लाखों लोगों का भविष्य तय किया था। 1 मार्च 1947 को जब रैडक्लिफ बाउंड्री कमीशन बनाया गया और सर सिरिल रैडक्लिफ ने नक्शे पर वो लकीर खींची, तभी से एक अभूतपूर्व पलायन शुरू हुआ। लोग मुसलमान और हिंदू बहुल क्षेत्रों के आधार पर उस सीमा के आर पार आने जाने लगे, और इसी भारी पलायन ने नागरिकता के नए कानून बनाने की जरूरत को जन्म दिया। और वहीं से आते हैं आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। आर्टिकल 6 उन लोगों के लिए बनाया गया था जो पाकिस्तान से भारत आए। जो लोग 19 जुलाई 1948 तक भारत आ गए, वो बिना किसी शर्त के सीधे नागरिक बन गए। लेकिन जो लोग इस तारीख के बाद आए, उन्हें भारत सरकार से एक परमिट लेकर पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा, और इसके लिए पहले 6 महीने भारत में रुकना जरूरी था। वहीं आर्टिकल 7 का फंडा बिल्कुल अलग था। ये उन लोगों के लिए था जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे। उनकी भारतीय नागरिकता खत्म मान ली गई थी, लेकिन अगर वो वापस भारत आकर स्थायी रूप से बसना चाहते थे तो उन्हें आर्टिकल 6 के कानून के हिसाब से पंजीकरण के जरिए फिर से नागरिकता लेने का एक मौका दिया गया। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, नागरिकता पाना और खोना, यानी इसके अंतिम मापदंड। आर्टिकल 8 दरअसल उन भारतवंशियों के अधिकारों की बात करता है, यानी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो विदेश में रह रहे हैं। ये कानून पूरे 4 पीढ़ियों तक जाता है। अगर किसी व्यक्ति की पिछली 4 पीढ़ियों में से कोई भी 1935 के अधिनियम के तहत भारत में रह चुका है, तो वो स्थानीय भारतीय दूतावास यानी इंडियन एम्बेसी में पंजीकरण कराकर नागरिकता प्राप्त कर सकता है। ये उस वक्त देश का अपने डायस्पोरा से जुड़ने का एक बहुत ही दूरदर्शी कदम था। नागरिकता मिलती तो है, पर आर्टिकल 9 हमें बताता है कि नागरिकता खत्म कैसे होती है। इसके 3 बिल्कुल सटीक तरीके हैं। पहला, स्वेच्छा से परित्याग, जहां व्यक्ति खुद घोषणा करके अपनी नागरिकता छोड़ देता है। दूसरा है पर्यावसान, यानी टर्मिनेशन। हम जानते हैं कि भारत में दोहरी नागरिकता नहीं चलती, इसलिए जैसे ही कोई व्यक्ति किसी और देश की नागरिकता लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाती है। और तीसरा और सबसे सख्त नियम है वंचना, यानी डिप्रिवेशन। इसमें भारत सरकार खुद किसी व्यक्ति की नागरिकता छीन सकती है। तो सवाल ये है कि सरकार आखिर किन कारणों से नागरिकता छीन सकती है। ये नियम बेहद सख्त हैं, क्योंकि ये सीधे तौर पर राष्ट्र की सुरक्षा और संविधान के सम्मान से जुड़े हैं। अगर कोई व्यक्ति देश या संविधान के खिलाफ काम करता पाया जाए, या फिर युद्ध के दौरान किसी दुश्मन देश के साथ व्यापार करे या उनकी मदद करे, तो सरकार नागरिकता छीन सकती है। इसके अलावा एक और बड़ा पैमाना ये है कि अगर किसी ने पंजीकरण के जरिए नागरिकता ली है और उसके तुरंत बाद 5 साल के भीतर किसी मामले में लगातार 2 साल के कारावास की सजा पाली हो, तो भी उसकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। नागरिकता खत्म होने का एक और बहुत कड़ी शर्त वाला नियम इस अंक 7 से जुड़ा है। अगर कोई नागरिक बिना भारत सरकार को बताए देश से बाहर लगातार 7 साल तक निवास करता है, तो वो ऑटोमेटिकली अपनी नागरिकता खो देगा। ये इस बात का बड़ा प्रतीक है कि राज्य हमेशा ये उम्मीद करता है कि नागरिक का अपने देश के साथ लगातार एक संपर्क बना रहे। इन सारे कानूनी दांव-पेचों को समझने के बाद एक निहायत ही गहरा सवाल पैदा होता है। एक तरफ हमारी संसद किसी भी राज्य की सीमाओं और नक्शे को केवल एक साधारण बहुमत से बदल सकती है, और दूसरी तरफ बिना जानकारी के थोड़े लंबे समय तक विदेश में रहने पर नागरिकता जैसा इतना बुनियादी अधिकार भी रद्द किया जा सकता है। तो आखिर इस जमीन और यहाँ के लोगों के बीच का ये कानूनी रिश्ता कितना स्थायी और कितना परिभाषित है? शायद इस लचीलेपन और सख्ती के संतुलन में ही हमारे संविधान की असली खूबसूरती छिपी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।